करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। हमने ऐसा सुना है कि भारत में यदि कोई बेटी जन्म लेती है तो भारतीय संस्कार उसके परिवार से उसे मिलते हैं, लेकिन जब हम मैथिली ठाकुर जी का नाम जुबान पर आता है तो हमें लगता है कि न केवल संस्कार बल्कि संगीत के संस्कार भी कैसे एक परिवार में निरूपित होते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण है देश की सुप्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर जी। मैथिली जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम ऐसा महसूस करते हैं कि जब जब मैथिली जी से संवाद होता है, साक्षात्कार होता है, या जब जब मंच से आपकी अभिव्यक्ति को हम सुनते हैं तो हम ये पाते हैं कि संगीत आपको संस्कारों में मिला है और आपके हृदय में ऐसा लगता है कि माँ वाग्देवी प्रकट होती हैं और आपके श्रीमुख से जो है संगीत की मूल धारा बहती है। इन बातों में कितनी सच्चाई है? मैं फ़िलहाल तो मैं आपकी हिंदी सुन रही हूँ, मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने जो बोला उससे ज़्यादा मैं आपके शब्दों को फॉलो कर रही हूँ। बहुत बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। किस तरह से आपको लगता है कि आज एक ऐसा युग है जब आधुनिक युग का बदलता परिवेश है और संगीत को भी हम अलग अलग आयामों से जोड़कर देखने लगे हैं, लेकिन ऐसे में आपने लोक गायकी का क्षेत्र चुना और न केवल चुना बल्कि आपने उसके शिखर को छुआ। बचपन से आपको जो है संगीत के संस्कार मिले और इन संस्कारों को जब आपने आत्मसात किया तो आपने क्या पाया? लोक संगीत ने मुझे चुना नहीं। मुझे लग रहा है कि मेरा जब जन्म हुआ तो ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहाँ पे पहले से ही संगीत रहा है और ख़ासकर लोक संगीत रहा है। और सबसे पहला इंट्रोडक्शन जो मेरा संगीत के साथ रहा वो लोक संगीत के माध्यम से ही हुआ। इसीलिए मेरा जो इंटरेस्ट है और मेरा जो झुकाव है वो संगीत की तरफ थोड़ा थोड़ा लोक संगीत की वजह से होने लगा। उसके बाद जब पापा दिल्ली लेकर के आए तब अच्छे से शास्त्रीय संगीत शुरू किया। और लेकिन फिर भी अभी भी ऐसा लगता है कि लोक संगीत से ही हर एक जॉनर की, जो हमारे भारतीय संगीत की अगर बात करें तो लोक संगीत से ही उत्पत्ति होती है। तो इसीलिए मैं काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं अपने लोक गीतों के लिए जानी जाती हूँ या फिर अपने भक्ति संगीत के लिए जानी जाती हूँ। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हमने देखा कि लोक गायिका के रूप में जब हम आपको पाते हैं तो हम देखते हैं कि आपने बचपन से, या मैं 2011 की बात करूं जब सारेगामापा लिटिल चैंप को आपने जो है जीता और उसके बाद लगातार पीछे मुड़कर आपने कभी नहीं देखा। और मुझे लगता है कि नई विधाओं को, नए आयामों को आपने इस क्षेत्र से जोड़ा। कितना मुश्किल, कितना आसान ये आपके लिए रहा और परिवार ने किस तरह से एक महती भूमिका हमेशा से आपके पीछे निभाई है? मुझे कभी भी कुछ मुश्किल इसीलिए नहीं लगा क्योंकि संघर्ष मैं अकेले नहीं कर रही थी। हम पाँचों लोग एक दूसरे का सहारा बन के हमेशा खड़े थे। अगर किसी के साथ कोई तकलीफ़ हो रही है तो उससे पाँचों को गुजरना है। कुछ अच्छा हो रहा है तो सभी पाँचों उस चीज़ का लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो यही है कि कभी वो प्रेशर फील नहीं होने दिया। या फिर अभी भी, आज के भी समय में अगर मुझे थोड़ा थोड़ा मानसिक रूप से ऐसा लगने लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कुछ कर नहीं रही हूँ। अभी मैं, मान लीजिए मेरा ऐसा, मैं बीमार हो जाती हूँ अगर मैं 10 दिन तक कुछ रिकॉर्डिंग या कुछ प्रोडक्टिव काम नहीं करती हूँ तो मुझे महसूस होता है कि इतना रेस्ट नहीं चाहिए मुझको। तो मेरे पापा मुझे, मेरी मम्मी दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे मेरा जो व्यक्तित्व, जो मैं आपके सामने बैठी हूँ, बात कर रही हूँ, तो ये डेवलप मेरे माँ बाप, मेरे भाइयों की वजह से, उनके जो माहौल हमें देते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। हमने किताबों में पढ़ा है कि हमेशा अक्सर जो है प्रतिभाएं संघर्षों के साए में पलती और बढ़ती हैं, और जब हम आपकी कहानी को देखते हैं तो बहुत लंबा संघर्ष भी था। ऐसा नहीं है कि आज जो स्टारडम है, आज जो एक सेलेब वैल्यू है, ये बहुत आसानी से हासिल कर ली गई है। बहुत कठिन राहों से गुजरना पड़ा है। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में प्रतिभाएं जो हैं वो अभावों में ही पलती और बढ़ती हैं, संघर्षों के साए में ही आगे बढ़ती हैं? मेजॉरिटी में तो ऐसा ही होता है। मैं याद नहीं करना चाहती हूँ या कहीं ना कहीं वो मेमोरी से हटाना चाहती हूँ वो वक्त जो है। लेकिन मुझे याद है कि मैं इसके बारे में बात करते हुए ऐसा लगता है कि क्यों ही करना बात इस सब के बारे में। लेकिन हाँ, लेकिन अब प्रेरणा है आज लोगों के लिए। हाँ, जी। दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल हो गया था और गांव से जब पापा दिल्ली आए सब कुछ छोड़ छाड़ के, क्योंकि गांव में बहुत रईसी के साथ हर चीज़, हमारे खेत का ही खाना पीना, मतलब सब्जियां हो गया, फिर हमारा पोखर हो गया, सब कुछ इतना ट्रेडिशनली रिच हैं, फाइनेंशियली रिच
अपने गांव में, लेकिन वो सब छोड़ के जब पापा दिल्ली आए तो यहाँ पे ज़ीरो से शुरू करना, मतलब दादा दादी से कोई कांटेक्ट भी नहीं रखना कुछ समय तक, जब तक स्टेबल ना हो जाए। और वो समय मैं छोटी थी, लेकिन वो मैंने देखा है। भले ही उसने मुझे उतना मानसिक रूप से प्रभावित नहीं किया, उतना पापा ने मुझे झेलने नहीं दिया, समझने नहीं दिया, लेकिन दिल्ली में अगर घर नहीं मिल रहा है तो सबसे सस्ता घर वो होता है जो आपका जो छत वाला घर होता है, जिसपे एल्बेस्टस बोलते हैं। हाँ। उसकी जो छत होती है पक्की छत नहीं होती है। मैं पूरा बचपन ही वैसे घर में बीता है। और फॉर इंस्टेंस जो आज हमारा काम संभालते हैं, मतलब फाइनेंशियल जो थोड़ा जिनसे हम मदद लेते हैं, वो मुझे पिछले 15 साल से जानते हैं। तो वही एक बार उनका घर में इसी हफ्ते आना हुआ, हम यही डिस्कस कर रहे थे, जैसे आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, कि उन्होंने भी मुझे ये बोला कि जिस घर में तुम 15 साल पहले रहती थी उसमें कोई 1 घंटा भी नहीं बैठ सकता था, इतना गर्म। और तो वो सब गो थ्रू होते 15 साल लगे, 20 साल लगे यहाँ तक। तो जो सोने की चमक है वो इस तपन के बाद निकली है। हाँ। कहा जा सकता है। तो मैं ग्रेटफुल हूँ, वो भी बहुत ज़रूरी था। नहीं तो फिर मैं अभी जो उपलब्धियाँ जो भी मेरे पास हैं उसको मैं वैल्यू नहीं कर पाती। जब हम इंडस्ट्री को देखते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पर एक गॉडफादर की आवश्यकता होती है, बहुत महती ज़रूरत पड़ती है कि आपका गॉडफादर कौन है। लेकिन आप बहुत सौभाग्यशाली रहीं कि आपके जो पिता रमेश ठाकुर जी वो ही आपके गॉडफादर बने और उनसे ही आपने जी संगीत के संस्कार ले लिए। तो कितना अपने आप को सौभाग्यशाली, आप लकी मानती हैं कि आपके फादर का एक संगीत टीचर होना और उनके मिले संस्कारों को आपने आत्मसात करके उड़ान भरना, कितना अपने आप को लकी मानती हैं, सौभाग्यशाली आप मानती हैं? मेरे परिवार के अलावा कोई भी छठा आदमी ये नहीं बोल पाएगा कभी इस बात का। मुझे बहुत मैं क्या बोलूँ, मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ ये सोच के कि कोई भी बाहरी आदमी ये नहीं बोल सकता कि हमने बनाया है मैथिली को, या फिर कुछ भी ऐसा जो कमेंट बहुत सारे आर्टिस्ट्स के लिए सुनने को मिलता है। तो हम पांचों ने अपना साथ खुद ही एक दूसरे का साथ दिया, और जो भी रास्ता था, जितना भी मुश्किल था, वो सब करते करते गुजरते यहाँ तक पहुँचे हैं। और बस ये सफ़र अभी भी बहुत लंबी है। मुझे लग रहा है अभी तो हमने बस एक स्टेप आगे लिया है बस। किस तरह से आपके जो दोनों भाई हैं वो आपके लिए लकी चार्म साबित हुए? अगर हम ऋषभ जी की बात करें, अयाची की बात करें, तो जो भूमिकाएं वो आपके साथ निभाते हैं और जो एक म्यूज़िकल केमिस्ट्री लोग महसूस कर पाते हैं, ये किस तरह से कॉम्बिनेशन तैयार हुआ और कितना आप इसको लकी चार्म अपने लाइफ में मानते हैं? हम तीनों ही हैं जो एक साथ ही म्यूज़िक करना शुरू किए। अगर हम तीनों में से कोई भी एक जन कहीं ट्रैवल करने वक्त होता है ना कि अयाची का एग्ज़ाम है तो आज वो नहीं जा पाएगा, सिर्फ मैं और ऋषभ, तो बहुत खाली खाली महसूस होता है। तो हम तीनों को ही बड़े होते हुए लोगों ने देखा है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जैसे कि आपने पिछले सवाल में गॉडफादर का जिक्र किया, तो वो आज के समय में मायने नहीं रखता वो बात, क्योंकि आज के समय में हमारे पास सोशल मीडिया जैसी बड़ी ताकत है। हम अपना मंच खुद बना सकते हैं, चाहे अपने छोटे से घर से 4 दीवारी के भीतर कहीं भी बैठ करके गाना रिकॉर्ड करके पोस्ट करना हुआ, हमें भी नहीं मालूम हमें कौन कौन देख रहा होता है। और बाद में जब मैं भीड़ के बीच में परफॉर्म करती हूँ, तब सब जब बोलते हैं कि आपका ये वाला वीडियो हमने देखा, आपका ये भजन सुना है, हम भी आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे हो सकता है ये। हमने तो बस बिना किसी ताम झाम के छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट किया था। लेकिन हाँ, यही है, हम तीनों ने जो भी किया एक साथ किया है। खाना पीना, उठना बैठना, लड़ना झगड़ना, संगीत, रियाज, सब कुछ साथ में। तो सरलता में ही आपकी सफलता की कहानी छुपी, हम ये कह सकते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैथिली जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको देश का एक बड़ा क्रिएटर अवार्ड दिया और कल्चरल एम्बेसडर आपको बनाया देश का, कितना आपके लिए गौरवान्वित करने वाला पल था और किस तरह से उस वक्त आपके दिल में ख्याल आ रहा था कि आज वाकई में लगा है कि मैंने परिवार का नाम, मेरे देश का नाम और मेरे राज्य बिहार का नाम रोशन किया है? उस समय तो बिल्कुल फील नहीं हुआ, महसूस ही नहीं हुआ कि मैं कहाँ हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी के सामने हूँ, उनके सामने खड़े होकर के मैं बोल रही हूँ, गा रही हूँ। लेकिन जब मैं उस भारत मंडपम से बाहर निकली और जब ढेर सारे रिपोर्टर्स, सारे न्यूज़ वाले, सब लोग घर पे आकर के इसी बात की चर्चा करने लगे, तब मुझे एहसास हुआ कि अच्छा आज कुछ हुआ है। तो मेरे साथ जब कुछ ऐसा घट रहा होता है तब मैं बिल्कुल नम्ब बोल सकते हैं या काम बोल सकते हैं, मुझे उस समय कुछ महसूस नहीं होता है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जब महसूस होने लगा कि मुझे कल्चर एम्बेसडर बनाया गया है, तो मुझे फिर उसके बाद मैंने उस चीज़ को प्रोसेस किया। बहुत बहुत अमेजिंग फीलिंग है।
अच्छा, राम की अभिव्यक्ति हम आपके संगीत के माध्यम से जब पाते हैं तो कहते हैं, ऐसा लगता है कि राम का अक्स ही हमारे सामने प्रकट हो रहा है, और जब आपके श्रीमुख से वो भजन निकलते हैं तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कैसे ये जादू आपने तैयार किया, और क्या लगता है ये किस तरह से आपने इसको धीरे धीरे विकसित भी किया है इस विधा को? मैं जहाँ की रहने वाली हूँ, वहाँ के मेहमान हैं हमारे राम जी। मैं मिथिला की रहने वाली हूँ और उनका विवाह हमारे गांव में आकर के हुआ है, तो ये बहुत स्वाभाविक है। उस मिट्टी से जो नाता है हमारा, वो ऐसे एक्सप्रेस करना भी बहुत मुश्किल है। पैदा होते ही सीताराम सीताराम बोलना सबसे पहले सिखाया जाता है, तो मम्मी भी यही बताती है कि तुम राम नहीं लाम लाम बोलती थी, तीता लाम बोलती थी। तो बच्चा पैदा होता है तो सीताराम सीताराम बोलना शुरू। और जैसे कि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ पे संगीत हमेशा से रहा है, तो लोकगीत, परिछन का गीत कैसे होता है, बच्चे के जन्म पे क्या गाया जाता है, चैती कैसे गाया जाता है, कजरी कैसे, लोकगीतों की जो श्रृंखला है, तो वो बहुत वाइड है और धीरे धीरे ऐसे डेवलप होती गई कि मेरे लिए ये बहुत मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं कुछ अलग कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत स्वाभाविक चीज़ है जो मैं कर रही हूँ। अच्छा, राम जी के भजन या कृष्ण जी के भजन, कौन से भजन गाने में आपको आनंद आता है? कौन? मैं सही बताऊँ, मुझे सब अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि भगवान में कोई भेदभाव नहीं है, फ़र्क नहीं है। जब भी जो गाना शुरू करती हूँ वही गाने में लगता है कि यही है जो भी है। लोक गायिका मैथिली ठाकुर जी के दिल में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रहते हैं या प्रभु श्री कृष्ण रहते हैं? सब रहते हैं, सब रहते हैं। हम लोग महादेव के बहुत बड़े भक्त हैं, भगवती के उपासक हैं, तो हमारे यहाँ पे तो हर एक देवी देवता को उतने ही सम्मान, आदर, उतनी ही निष्ठा, भक्ति के साथ पूजा जाता है। अच्छा, इस साक्षात्कार का मैं अंत करूँ उससे पहले एक चाहूँगा कि आपकी छोटी सी प्रस्तुति, 2 पंक्तियाँ क्यों ना देवी अहिल्या की नगरी इंदौर और MP न्यूज़ के तमाम लाखों करोड़ों दर्शकों के लिए अभिव्यक्त हो जाएं, ताकि उनके लिए ये साक्षात्कार उनके जीवन का बहुत मेमोरेबल इंटरव्यू, एक साक्षात्कार साबित हो। जी, तो 2 लाइन जी। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की सभ्यता का, राम प्रभु की सभ्यता का, भव्यता का ध्यान धरिए, मान रखिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। चलिए, आखिर में जाते जाते आज हम देखते हैं संत वाणी बहुत देश में सुनाई देती है और विश्व विख्यात भी हो जाती हैं। एक संत हैं जो कि वृंदावन से आते हैं, बाबा प्रेमानंद जी। जब हम उनको इंटरनेट की तरंगों पर सुनते हैं, देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ईश्वर का अंश जो है उनकी बातों में नज़र आता है। क्या आपको भी ऐसे कोई संत हैं जिनको आप आइडियल मानती हैं, या मानती हैं कि वाकई में ईश्वर इन रूपों में प्रकट होता है? कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि सभी से, जिनसे भी अच्छा हमें कुछ सीखने को मिलता है। हमारे लाइफ में वही सबसे बड़े रोल मॉडल हो जाते हैं, चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे गुरु हो, चाहे कोई संत हो। तो इसमें भी लिस्ट में बहुत लोग हैं। काफ़ी सारे संत मुझे उनकी गानों की वजह से, काफ़ी सारे संत मुझे उनके प्रवचन की वजह से पसंद है, काफ़ी सारे संत मुझे उनकी मानसिकता के वजह से पसंद है। तो बहुत सारे एक तो हमारे मिथिला के ही हैं, हमारे शंकराचार्य, जो पूरी शंकराचार्य हैं। मतलब मैं उनकी बातें तो एंडलेसली, और बहुत सारे मैं तो बहुत छोटी हूँ उनका नाम भी लेने के लिए। मैं बहुत आखिर में जाते जाते देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में आकर आपको कैसा महसूस हुआ? और इंदौर जो कि सबसे क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्या मैसेज इस शहर से आप देंगी जो कि पूरे देश को भी जो है यहाँ से? इंदौर मुझे बहुत प्यार देता है और इंदौर मुझे हमेशा बुलाते रहे, जैसे बुलाते रहते हैं। बस इंदौर के सभी लोगों को ढेर सारा प्यार मेरी भी तरफ से। आप हमेशा मुझे ऐसे ही बुलाते रहिए। आखिर में जाते जाते मैथिली ठाकुर जैसा ही बनना चाहती हैं, या कोई है जिनके जैसा आप बनना चाहती हैं? मैं पहली मैथिली ठाकुर बनना चाहती हूँ।
चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन के लिए, आपके करियर के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं पूरी MP न्यूज़ की एडिटोरियल टीम की तरफ से। जी, तो ये थी मैथिली ठाकुर, लोक गायिका भी हैं, लेकिन जिनके दिल में हम मानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की वाणी और कृष्ण का अंश भी जो है यहाँ पर संगीत के रूप में अभिव्यक्त होता है। और ज़रूर कहा जा सकता है कि आज के इस आपाधापी वाले युग में भी संगीत में जब फ्यूज़न का तड़का लगा है, उसके बावजूद लोक गायन क्या है, उसकी महत्वता क्या है और कैसे भारतीय संस्कार और संस्कृति का समाविष्ट इस संगीत की दुनिया में भरपूर नज़र आता है, उसका जीता जागता उदाहरण और कोई नहीं बल्कि मैथिली ठाकुर हैं। उम्मीद है आपको ये खास साक्षात्कार पसंद आया होगा। इसको लेकर क्या है आपकी प्रतिक्रियाएं, हम तक ज़रूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, MP की बात MP न्यूज़ के साथ।